नमस्कार, मैं रविश कुमार। दाल, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च के दाम ने आपका बजट बिगाड़ दिया होगा, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। पेट्रोल के दाम जब 100 रुपए लीटर हुए थे, तब आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसे दोहराना है। याद करते रहना है कि आपने कहा था कि मोदी जी के लिए हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे। ये प्रतिज्ञा अगर आप याद करते रहेंगे तो आपको 150 या 160 रुपया किलो टमाटर बिल्कुल महंगा नहीं लगेगा, बल्कि 150 रुपया सस्ता लगेगा। उम्मीद है आईटी सेल ने अब तक आपको समझा दिया होगा कि टमाटर के महंगे रेट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ईडी हैं तो घर से टमाटर के पैसे लेकर निकलिए और 10-12 विधायक खरीदते हुए लौट आइए। टमाटर खरीदने की क्या जरूरत है? अगर आप गोदी मीडिया के एंकर हैं तो टमाटर खरीदने के पैसे से विदेश जाने के टिकट खरीद लीजिए और वहां के मॉल में जाकर साबित कर दीजिए कि भारत का टमाटर अमेरिका से सस्ता है और अमेरिका में भारत का नाम हो रहा है। आप लोग टमाटर ज्यादा ना करें, मगर ध्यान रहे, टमाटर खरीदने के पैसे आप किसी भी सूरत में हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल के हाथ में नहीं देंगे। ये पक्का आदि पुरुष के 2 टिकट खरीद लाएंगे और टमाटर नहीं लाएंगे। गोदी मीडिया का एक एंकर आपको समझाने आ जाएगा कि टमाटर का महंगा होना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और महाराष्ट्र में अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना किरीट सोमैया के लिए बहुत फायदेमंद है। केवल टमाटर ही है जो किरीट सोमैया से आपका फोकस हटा सकता है और पीयूष गोयल के इस बयान पर फोकस ला सकता है, जब मंत्री जी ने कहा है कि टमाटर के दाम का जो राष्ट्रीय औसत है वो पिछले साल के बराबर है। आलू और प्याज के दाम नियंत्रण में हैं। राष्ट्रीय औसत निकालेंगे तो टमाटर 46 रुपए किलो मिल रहा है, मगर अपने मोहल्ले के ठेले पर जाएंगे तो टमाटर 130 रुपए किलो मिल रहा है। आगे से जब भी कोई चीज महंगी लगे उसका राष्ट्रीय औसत निकाल लीजिए, सस्ती लगेगी। जब आप आईटी सेल से इतिहास समझ सकते हैं तो मंत्री जी टमाटर के दाम जब समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ सकते हैं? आप बिल्कुल समझेंगे। आप अपनी जेब से 130 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। किसी जगह इसका रेट 120 रुपए भी है, कहीं 140 रुपए भी और कहीं 150 और 160 रुपए किलो भी है। मगर मंत्री जी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बता रहे हैं, यानी 46 रुपया किलो का भाव है। तो आप ऐसा कीजिए कि बाकी के 90 से 100 रुपए मंत्री जी से ले लीजिए। वैसे ये राष्ट्रीय औसत मई की तुलना में जून के महीने में 95% बढ़ गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में शुतनुका घोषाल और शांभवी आनंद की एक रिपोर्ट छपी है। 3 जुलाई को दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर 130 रुपए प्रति किलो था। उसके 3 दिन पहले टमाटर के दाम 100 रुपए किलो थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि व्यापारियों के अनुसार रिटेल कीमतें 170 से 180 रुपए प्रति किलो भी पार कर सकती हैं। 200 के पार जाने का अंदेशा भी है। दिल्ली में लाल मिर्च 320 रुपए किलो से लेकर 380 रुपए किलो मिल रही है। हरी मिर्च 120 रुपए किलो से लेकर 140 रुपए किलो है। जीरा 700 से 800 रुपए किलो है। दाल भी महंगी हो गई है और छौंक लगाने के लिए जीरा का भी वही हाल है। धनिया 125 रुपए किलो है और 40 रुपए किलो बिकने वाली घिया 60 रुपए किलो हो गई है। कर्नाटक में भारी बारिश और मणिपुर में हिंसा के कारण अदरक की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस कारण पिछले महीने अदरक 200 रुपए किलो था, इस समय 320 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली में एक जगह अदरक का रेट 280 रुपए प्रति किलो भी मिला। कोलकाता में अदरक और हरी मिर्च 350 रुपए प्रति किलो पर मिल रहे हैं। सरकार ने 12 लाख टन तूर दाल की आयात का फैसला किया है। पिछले साल के मुकाबले तूर दाल की औसत कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इस समय 128 रुपए प्रति किलो से अधिक है। इसमें बड़ा मसला है घरेलू उत्पादन में कमी। दूध भी थोड़ा महंगा हुआ है और गैस का सिलेंडर थोड़ा सा ही महंगा हुआ है। यही करते करते न जाने कितनी बार अलग अलग समय में अलग अलग आइटम महंगे होते चले गए और आपकी जेब से पैसे निकलते चले गए। सब्जी महंगी होनी ही थी। जब विधायक इतने सस्ते हो जाएंगे तो वे कितने में गए कौन पूछेगा। बहुत से लोग अपना बहुत कुछ बचाने के लिए भी गए हैं। ऐसी अटकलें चल रही हैं।
महिला कांग्रेस ने आज महंगाई को लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन तो होता ही है, मगर उसे दिखाया नहीं जाता। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दावा करती है कि महंगाई काबू में है, लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। जयराम रमेश ने हिंसा का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को डराने, धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए पुलिस मैनुअल में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो एक गिफ्ट बॉक्स लेकर दिखाया कि तोहफे में इसे देना चाहिए। 400 रुपए किलो नींबू है। सुप्रिया का कहना है कि बारिश के कारण महंगाई नहीं बढ़ी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को महंगाई मैन का नाम दिया है। पिछले एक महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है, जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही। मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है एक महीने में। अरहर की दाल में एक महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा एक महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। महंगाई साल में कितनी बार आती है, जाती है और आपकी जेब खाली कर चली जाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नया डेटा आया है। इस साल गांवों में बेरोजगारी की दर तीसरी बार 8% हो गई है। यह बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई। आर्थिक मुद्दों का हाल आप जानते हैं, बस अखबारों में आपकी जेब का हाल नहीं छपता। 80% भारतीय पर इस महंगाई का कितना दबाव पड़ता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल और महंगा होता। यानी आप जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्या वो अब सस्ता माना जाए? उन्होंने कहा कि अच्छी विदेश नीति ना होती तो खाने के तेल के दाम और ज्यादा होते। आप जो अगला आईफोन खरीदते वो और महंगा होता। माने इनकी विदेश नीति ना होती तो क्या पता पेट्रोल 500 रुपए लीटर मिल रहा होता। तो सोचिए 400 रुपए बच ही गए इनके हिसाब से, तो इतने में 2 किलो टमाटर तो आ ही जाएगा। टमाटर कहां महंगा हुआ है? मान लीजिए एक मंत्री राष्ट्रीय औसत के हिसाब से समझा दे रहे हैं, तो एक मंत्री बता रहे हैं कि विदेश नीति अच्छी थी, वरना पेट्रोल के दाम और भी ज्यादा हो सकते थे। अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आप कंगाल हो रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है कि आप मालामाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि बेरोजगारी और महंगाई की बात करना फैशन हो गया है। फैशन यह नहीं है, फैशन तो यह हो गया कि अजित पवार को महाभ्रष्ट बताते रहे
और उन्हीं को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। बात सही है, जब बात बात में धर्म की सप्लाई हो रही है तो महंगाई का ध्यान आपको कैसे आ रहा है? आप अपना ध्यान धर्म पर फोकस कीजिए, कम से कम अक्षय कुमार पर फोकस कीजिए। वे एक और फिल्म में हीरो बनकर आ रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर कितना बवाल हो गया, मगर अक्षय इस पोस्टर में भगवान शिव के किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं। इसका नाम है OMG 2। देवी देवताओं पर फिल्मों की बाढ़ आने वाली लगती है। लगता है कि इसी क्रम में JNU पर भी फिल्म जल्दी बनकर आएगी, क्या पता बन भी रही हो। विवेक ओबराय स्मार्ट निकले। 2019 में ही एक फिल्म आई PM नरेंद्र मोदी, एक ही बार में पर्दे पर PM बनकर निकल चले। अक्षय कुमार को लगता है किसी ने धर लिया है। फ्लॉप होने के बाद भी ऐसी फिल्में पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान से लेकर वंदे भारत एक रेल कथा टाइप की फिल्मों में भी अक्षय को ही रोल करना पड़ेगा। मोदी सरकार के 10 साल में उनकी राजनीति को छूने वाली बहुत सारी फिल्में बनी हैं। फ्लॉप होने के बाद भी बनती रहीं और अभी और बनेंगी। मेरी राय तो कोई सुनता नहीं। कम से कम अब इन फिल्मों में किरीट सोमैया को काम मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपी तो बीजेपी में आ गए हैं, तो किरीट भाई के पास कोई काम नहीं होगा। इस कार्यक्रम को आप हंसी मजाक समझकर ही देखिए, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ है वो बहुत सीरियस है। मतलब जो किरीट सोमैया के साथ हुआ है उससे भी ज्यादा सीरियस है। इस बारिश में रोमांटिक सी लगने वाली मुंबई में किरीट भाई की उदासी महसूस हो रही है। इन सड़कों पर सब कितना नॉर्मल है। मैं भी सोचता रहा कि किरीट भाई घर से निकल रहे हैं या बारिश का बहाना कर घर में ही हैं। यह मत समझिएगा कि इंडिगो का यह जहाज किरीट सोमैया को देखते ही बैक गियर में भागने लगा है। ना, ये तो बस रूपक भर है। भारत में करप्शन से लड़ने वाले इस फाइटर का हाल प्राइवेट जेट की तरह हो गया है, जो दिन भर हैंगर पर खड़ा खड़ा बाकी विमानों को निहारता रहता है। किरीट भाई बीजेपी छोड़कर जा भी नहीं सकते। उन्हें पता है कि चले भी गए तो ईडी वापस पकड़कर ले आएगी। उनकी हालत गो एयर के जैसी हो गई है, नो वेयर टू गो, जाएं भी तो कहां जाएं। अजीत दादा पवार विस्तारा हो चुके हैं। जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका विस्तार दिखने लगा है। नया पार्टी दफ्तर भी खोल लिया है। लेकिन अजीत पवार से निवेदन है कि अब जो हो गया सो हो गया। किरीट भाई को OSD ना रख लें, वरना इस देश की जनता अपना गुस्सा टमाटर पर निकालने लग जाएगी। एनसीपी के भ्रष्टाचार से लड़ने वाले किरीट सोमैया का हाल तो अन्ना से भी बुरा हो गया है। वे अब महंगाई पर भी बोलने के लायक नहीं बचे। पिछले साल मार्च में अजीत पवार पर आरोप लगा कि 1200 करोड़ का घोटाला किया। यह किरीट सोमैया ने आरोप लगाया। उन्होंने इसके लिए एक शब्द बनाया, डर्टी डजन। पिछले साल 24 फरवरी 2022 को किरीट सोमैया का ट्वीट आता है कि अनिल परब, संजय राउत, सुजीत पाटकर, भवानी गवली, आनंद अदसुल, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, प्रताप सरनाइक, रविंद्र वायकर, जितेंद्र अवहाद, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, इन घोटालेबाजों को हिसाब देना होगा। किरीट सोमैया के साथ बहुत बुरा हुआ। उससे भी बुरा यह हो गया कि कोई भी गोदी चैनल किरीट सोमैया को पैनल में नहीं बुला रहा है, या यह भी हो सकता है कि बुला रहा है मगर किरीट भाई आ नहीं रहे हैं। उससे भी बुरा यह हो गया है कि कुणाल कामरा भी किरीट सोमैया का इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। कितनी गलत बात। यह मत समझिए कि किरीट सोमैया टमाटर और नींबू के दाम से परेशान है। पूर्व सांसद हैं, पेंशन मिलती होगी। किरीट भाई को जब भी डाउट हो उन्हें PM सर की यह बाइट सुननी चाहिए। क्या पता PM सर को भी डाउट हो और वे भी किरीट भाई की तरफ फील कर रहे हों। उन्हें भी तो लगता होगा ना कि कोई उनकी तुलना किरीट सोमैया से ना कर दे, बल्कि ये दुख किरीट भाई को ना हो रहा हो कि सब उन पर हंस रहे हैं, मोदी सर पर कोई नहीं हंस रहा है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। प्रधानमंत्री के इस बयान को आप जितनी बार सुने उतना कम है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक जगत के बॉस हैं, अपनी पार्टी के नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल जगत के बॉस। साफ है, महाराष्ट्र की घटना के बाद से प्रधानमंत्री राजनीतिक जगत के बॉस के रूप में देखे जा रहे हैं और किरीट सोमैया को कोई उपाधि तक नहीं दे रहा। लेकिन किसी को पता नहीं कि अजीत पवार के पास कितने विधायक हैं और शरद पवार के पास कितने। पार्टी एक ही है मगर चलाने वाले दो गुट हो गए हैं। शरद पवार ने तो 9 विधायकों को निकाल दिया। पवार ने जयंत पाटिल को अध्यक्ष बनाया तो प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिन्हें शरद पवार ने निकाल दिया था। शरद पवार ने अजित पवार के साथ गए 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के पास आवेदन किया है। शिवसेना जब टूटी थी तब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की भूमिका को लेकर लंबी चौड़ी व्यवस्था बनाई कि विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना केवल संख्या का खेल नहीं है, उससे बढ़कर कुछ और है। स्पीकर को इस आधार पर देखना चाहिए। 2017 के मणिपुर मामले में कोर्ट ने कहा था कि ऐसी स्थिति में स्पीकर को 3 महीने के भीतर फैसला देना चाहिए। एनसीपी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बिना यह दल बदल हुआ है, इसलिए इन्हें अयोग्य ठहराना चाहिए। पवार तो कह रहे हैं कि बगावत करने वालों को उनका आशीर्वाद हासिल नहीं। एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को ईमेल से अपना आवेदन भेजा है। स्पीकर को तय करना है कि अजीत पवार अयोग्य ठहराए जा सकते हैं या नहीं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि अगर अजीत पवार के पास 37 से कम विधायक हैं और अगर शरद पवार के पास 20 विधायक भी हैं तो अजीत पवार का दावा ध्वस्त हो जाएगा। शरद पवार ने जिस जयंत पाटिल को एनसीपी का नया अध्यक्ष बनाया है, उनका कहना है कि विधानसभा में हमारी पार्टी के 53 विधायक हैं, जिनमें से 9 ही छोड़कर गए हैं, लेकिन बाकी हमारे साथ हैं। पार्टी छोड़कर गए नेताओं को मौका दिया जाएगा कि वापस लौट आएं, लेकिन जो लोग वापस नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीपी में कौन है कौन नहीं, शिवसेना वाला हाल लग रहा है। कोई चला आता था, कोई चला जाता था। पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे लौट आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। कमाल है। #मी साहिबा सोबत, यानी मैं साहब के साथ। इसी तरह वाई से विधायक मकरंद पाटिल के लौटने की खबरें भी चल रही हैं। बताइए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, इधर हैशटैग चल रहा है मैं साहब के साथ। महाराष्ट्र की जनता उदास है कि उसके वोट का कोई मोल नहीं रहा, लेकिन खबरों में पढ़ने को मिल रहा है कि एनसीपी के कई विधायक अपने समर्थकों से फीडबैक लेने वाले हैं, तब फैसला करेंगे। 1 साल में शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस क्यों नहीं टूटी? क्या टूटने वाली है? राजनीतिक जगत के बॉस ने कोशिश नहीं की या कोशिश के बाद भी पार्टी नहीं टूटी? इधर कांग्रेस ने यह फोटो लॉन्च कर दिया है, प्रधानमंत्री के चेहरे वाला डिटर्जेंट। इसका दाम नहीं है और कोई ऐसा हिम्मत वाला भी नहीं है कि प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर एक डिटर्जेंट बना ही दे। एक और पोस्टर में कांग्रेस ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों को वॉशिंग मशीन में फेंक रहे हैं और ये लोग सफेद बनकर निकल रहे हैं। ऐसा ही कभी ममता बनर्जी ने किया था, मंच पर मशीन ले आई और काले कपड़े डालकर सफेद निकालकर दिखाती रही कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सारे भ्रष्टाचारी ईमानदार होकर निकलते हैं। उधर भारत चीनी मुद्रा में रूस को भुगतान करने लगा है। पिछले साल यूक्रेन युद्ध के बाद से भारतीय रुपए को लेकर खूब राष्ट्रवादी जुनून पैदा किया गया कि भारत सुपर पावर बन गया है, डॉलर में नहीं अब रुपए में भुगतान करेगा। चैनलों पर चलने लगा कि भारत ने डॉलर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। 18 देशों के साथ करार किया है। इसे बहुत बड़ा कदम बताया गया। डॉलर के खिलाफ जंग का नाम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे रुपए की सच्चाई सामने आने लगी। इसी 7 जून को आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का बयान आया कि भारतीय रुपए को कोई लेने वाला नहीं है। इस वक्त रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। अब मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि रूस के साथ डॉलर में व्यापार करने में परेशानी हो रही है। आज खबरें छपी हैं कि भारत रूस को चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा। अब गोदी मीडिया क्या करेगा? आप क्या करेंगे? जो सरकार डॉलर से छुटकारा पाने निकली थी, उसने चीन की मुद्रा युआन को गले लगा लिया है। तो देखते रहिए, समझते रहिए। रवीश कुमार ऑफिशियल लोगों को दिखाते रहिए और ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।